मॉक टेस्ट का टाइमिंग तुम्हारा ये होना चाहिए कि 10 से 12 के बीच में दो या 4 से 6 के बीच में। मैं जो गोल्डन टिप जो तुम्हें दूं कभी भी जब तुम मॉक टेस्ट स्टार्ट करो ना। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई यूपीएससी के जब से फॉर्म निकले हैं, बहुत सारे बच्चे आनंद फानन में इधर उधर घूम रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन डाउट है वो ये है कि यूपीएससी के मॉक टेस्ट में हम मार्क्स कैसे बढ़ाएं। हमारे मार्क्स एक जगह स्थिर हो गए हैं, लगभग 250 ही बन रहे हैं या 280 ही बन रहे हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे ही हो जाते हैं। मैं RWA का टेस्ट दूं या मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दूं या मैं उस फलानी जगह से टेस्ट दूं, मैं कहाँ से टेस्ट दूं, मुझे क्या करना चाहिए कि इस समय मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। मैं पहले सिलेबस कवर करूं कि मैं मॉक टेस्ट दूं, मैं फ्रेशर हूं तो मैं क्या करूं, ऑफलाइन टेस्ट देना है कि ऑनलाइन टेस्ट देना, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, टेलीग्राम भरा पड़ा है। अभी मैंने सिलेक्शन बैच वाले बच्चों से बात करी थी, उनका भी ऑलमोस्ट यही डाउट था। ठीक है, तो इन सारे सवालों का क्या जवाब है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। आप अगर फ्रेशर है तो आपको भी मॉक टेस्ट देना चाहिए या अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। मैं एक एक चीज़ के बारे में बात करूंगी और इस वीडियो से आपके कम से कम 10 से 15 नंबर 101% इंक्रीज हो जाएंगे। और कुछ टिप्स जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करती थी, देखो मैंने खुद ने 10+ एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, अभी मैं यूपीएसआई में वर्किंग हूँ, पर मैंने इससे पहले दिल्ली पुलिस AWO TPO RPF SI RPF कांस्टेबल, ठीक है, साथ ही साथ आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस जेल वार्डन। यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो 2 बार क्लियर किया हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे मेरे फिजिकली कुछ इश्यूज थे, वो सब बातें छोड़ो, पर मैंने इतने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं कि मुझे पता है कि कहाँ पे कॉमन गलतियां जो मैंने पर्सनली गलतियां करी थी और जो आप लोगों से बात करके मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी। आप लोग वीडियो पूरी देखना, और अगर आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो उस पर इतना धैर्य जरूर रखें कि चीज़ें जो भी बताई जाएंगी वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बताई जाएंगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर से बैठना और चीज़ों को समझना, चीज़ों को नोट डाउन करना कि आप लोग इस समय पे कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों में सुधार कैसे होगा, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, तो हमारे मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। देखो सबसे पहले मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट की वीडियो तो देख रहे हैं पर मॉक टेस्ट देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये डर लगता है, उनके मन में जो एक ख्वाब बना हुआ है कि मैं तो दरोगा बन गया, ठीक है, बस, और वो बबल फूट ना जाए कहीं। तो वो बबल को फूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको आपके बारे में पता चलना जरूरी है कि मैं कितने पानी में हूं। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देना, चाहे अभी आप फ्रेशर हैं चाहे अभी आप रिपीटर है। आप लोगों ने अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया तो मॉक टेस्ट जरूर देना, ताकि आपको ये पता चल सके कि अभी मैं इतने पानी में हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट की बहुत एक अलग इंपॉर्टेंट है, अलग महिमा है, तो उस महिमा का तो चल खैर बखान करना संभव नहीं है हर जगह, पर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, अगर कोई मॉक टेस्ट देने से बच रहा है और वो इस वजह से मॉक टेस्ट नहीं देता कि मेरे तो मार्क्स कम आ जाएंगे, तो ये सब चीजें बाद में बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम नहीं आएंगे ना तो तुम कभी पढ़ाई नहीं करोगे, ये बात समझ के चल लेना। तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिपीटर हैं, आप लोगों ने 10 बार एग्जाम दिए होंगे कहीं ना कहीं इधर उधर, और आप उस एग्जाम से अगर निकले हुए हैं, तो भाई पहले जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपको उसका मॉक टेस्ट जरूर से देना। दूसरी चीज ये, जो हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो मॉक टेस्ट देते वक्त हम लोग करते हैं, वो हमें नहीं करना। देखो सबसे पहली चीज, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती बच्चा करता है जब मॉक टेस्ट, जैसे मान लो मॉक टेस्ट शुरू हुआ, एक तो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि सिस्टम से नहीं चलते हो आप लोग। जैसे अगर आप लोग यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ यूपीएसआई की ही बात करूं, यूपीएसआई का अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप लोगों का एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग जीके अटेम्प्ट करेंगे, जीके में जो आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, ठीक है। आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना उससे बचेंगे, मतलब ईगो पे नहीं लेना। कुल मिला के जीके को अटेम्प्ट करा, उसके बाद आप आए हिंदी पे, आपने हिंदी को अटेम्प्ट किया, जितने क्वेश्चन आए ठीक है, नहीं आए तुरंत निकलना है, तुरंत, मतलब ईगो पे नहीं लेना। अरे यार मैंने तो ये पॉलिटी का ये फलाना चैप्टर पढ़ा हुआ है, अरे यार मूल विधि का मैंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम किया हुआ, तो मुझे तो धारा 3 ही याद नहीं आ रही, क्या हो गया। नहीं, ईगो पे उस समय पे नहीं लेना। हमें ये नहीं दिखाना कि मैंने तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम करा हुआ है। हर क्वेश्चन इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, हर क्वेश्चन ही 2.5 नंबर का है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप सिस्टम से चले। सबसे पहले तो जीके, उसके बाद आपको हिंदी, उसके बाद आपको रीजनिंग या मैथ में से कुछ उठाना है। तो ये सिस्टम आपका होना चाहिए। दूसरी चीज, ईगो पे नहीं लेना। ये पता, ये मैं भी बहुत गलती करती थी कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन मेरे से कैसे, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, टाइम स्पीड डिस्टेंस तो मैंने 20 बार कर रखा है, मेरे से कैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, करके दिखाऊंगा। और कुछ बच्चे तो, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, मैंने मैथ इतनी बार करी हुई है तो ये सबसे पहले मैथ ही उठा लेंगे।
तो अगर तुमने सबसे पहले मैथ उठा ली तो तुम्हारे मॉक टेस्ट का मलियामेट होना बिल्कुल निश्चित है। आ रही है बात समझ में? सिस्टम से चलना, मेरे कहने से आप लोग 4 से 5 मॉक टेस्ट देके देखो, आप लोग को इसमें फायदा मिल जाएगा। ये सुनो कि मॉक टेस्ट देना कैसे है। देखो, मॉक टेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले आप लोग जीके वाला सेक्शन उठाएंगे। आपने जीके वाले सेक्शन को देखा, 40 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मुझे आता है, नहीं आता। उसके बाद आप उठाएंगे हिंदी वाला सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप 160 के 160 क्वेश्चन देख लोगे। पहला जो टारगेट है वो ये टारगेट होना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी पूरा पेपर एक बार क्लियर कर लूं। पूरा क्वेश्चंस जो हैं 160 जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार ढंग से देख लूं। ठीक है, ये सबसे पहला आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। अब ये टारगेट कैसे कंप्लीट होगा? ये अचीवेबल टारगेट तब कंप्लीट होगा जब आप लोग जो बेकार के क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, उन क्वेश्चंस को छोड़ते हुए चलोगे। जैसे मान लो जीके में कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। आपको लग रहा है कि पढ़ने में ज्यादा टाइम होगा, आता मुझे है नहीं, करंट अफेयर में कुछ ऐसा अटपटा सा दिख रहा है, बाद में देखेंगे, स्टार मार्क लगाओ तुरंत। सिंगल टाइम भी आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, 1 सेकंड भी आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करनी। आपने देखा ये वाला क्वेश्चन सरसरी निगाहों से पढ़ा, खत्म करो, तुरंत खत्म करो, भगाओ। नहीं आता छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। नहीं आता छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी सिर्फ टारगेट ये रखना है कि 160 क्वेश्चंस को मैं देख लूं। जब जीके के बाद आप लोग हिंदी पे आए, हिंदी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मान लो 8-9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो साहित्य वाले हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं अलंकार से आगे या कोई पर्यायवाची से आगे, जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आता, छोड़ दो। तुक्का अभी नहीं मारना, तुक्का लास्ट में मारना है। तुक्का अभी नहीं मारना, तुक्का लास्ट में मारना है। कैसे मारना है मैं सारी चीजें बताऊंगी। उसके बाद जैसे आप लोग आए रीजनिंग पे, अब रीजनिंग पे आपने सारी चीजें देखी, रीजनिंग में आपने देख लिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप तुरंत स्किप कर दो। अगर आ रहा है तो उसको कर दो, अगर फ्लो बना हुआ है तो हो जाएगा। पर अगर फ्लो नहीं बना हुआ ना आपका उस समय पे, तो आप लोग इस बात को मान के चल लो कि रीजनिंग कभी कभी इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि सामने के सामने बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिकी सा कंसेप्ट होगा और आपको नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे सामने स्क्वायर और क्यूब पड़े हुए होंगे, तब भी तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि क्या होगा यार इसमें। तुम्हारे सामने क्यूब में से माइनस हो रहा होगा पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हो सकता है कि फ्लो ना बना हो या दिमाग उतना कंपेटेबल नहीं हुआ हो अभी हमारा। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंसने वाला है, मिसिंग नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए, छोड़ देना, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। पहले गो में आपको कोशिश करनी है कि कम से कम अगर आपका 120 मिनट का पेपर है तो कम से कम 90 मिनट में आप लोग पूरे की पूरी जो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी है उसको कवर अप कर ले। आ रही है बात समझ में? मैथ, रीजनिंग, हिंदी और तुम्हारी जीके 90 मिनट के अंदर आप लोगों की हो जानी चाहिए। तो कोशिश करें कि पहले गो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देखें जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार में देखते ही बना दूंगा। जब आपका रिदम बन जाएगा ना, तो रिदम बनते ही आप सारे क्वेश्चंस अपने आप करने लगोगे। अब देखो, एक और कंसेप्ट आप लोग समझ के चल लो। एक चीज और क्या है, एक चीज ये है कि आपको जब जीके आप देख रहे हैं तो 15 से 18 मिनट मैक्सिमम, 15 से 18 मिनट मैक्सिमम आप लोगों की रीडिंग स्किल इतनी तेज होनी चाहिए कि आपने पढ़ा, आपको लगा ये आंसर, टिक करा, आगे बढ़ गए, टिक करा, आगे बढ़ गए, टिक करा, आगे बढ़ गए। 15 से 18 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपका जीके में। उसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मैक्स टू मैक्स 25 मिनट, जितने क्वेश्चन 25 मिनट में मैं कर पा रहा हूं करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले स्टेप में देखूंगा। पहले मेरे क्या टारगेट है, 160 क्वेश्चन मुझे कवर अप करने हैं। उसके बाद ऐसा ही लगभग 30 मिनट के करीब आपको मैथ को देना है। 40 क्वेश्चन है, 30 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे, इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना जो मैथ का, रीजनिंग का और उसका वो रखना है। अब ये जब पहला राउंड आप लोगों ने खेल लिया, पहला राउंड आप लोगों को हो गया, अब अगर आप इस तरह से चलते हो ना, मैं आपको सच में बता रही हूं, आपके पास अभी भी 30 मिनट बचेंगे, आराम से 30 मिनट बचेंगे, क्योंकि 120 मिनट का आपका पेपर है। अब जब सेकंड राउंड आएगा तो सेकंड राउंड में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनो। सेकंड राउंड में अब आपको रीजनिंग को उठाना है या मैथ्स को उठाना है। अब आप लोगों को ये देखना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन जो है वो बच पा रहा था मेरे से, या कौन सा क्वेश्चन बड़ा था और मैंने स्किप कर दिया था। उसको जब आप देखोगे आपका फ्लो इतना तेज हो चुका होगा ना, क्योंकि देखो जब हम स्टार्टिंग में बिल्कुल बैठते हैं, एकदम से हम बैठते हैं ना करने, तो हमारा रिदम नहीं बना हुआ होता। पर जैसे जैसे हम देते रहते हैं ना, हमारा रिदम बन जाता है। जो क्वेश्चन मिसिंग नंबर का मेरे से पहले नहीं हो रहा था ना, वो अब हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बता रही हूं, जो क्वेश्चन मिसिंग नंबर का आपसे पहले से छूट गया था, या सिलोगिज्म वाला आपको समझ नहीं आ रहा था, ए बी है, सी वो है, अब आ जाएगा, अब कर दोगे। तर्क शक्ति वाला जो क्वेश्चन था अब कर दोगे।
उन क्वेश्चंस को अब लेना है आपको। अब दोबारा से जब सेकंड टाइम आप उसको देख रहे हैं तो सेकंड टाइम आप सारी चीजों को कोशिश करें कि आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट वाइज उस चीज को लेके चलें। ठीक है, कंसेप्ट वाइज का मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है टिक कर दिया, ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, टिक कर दिया। दूसरी बार इसी तरीके से आपको मैथ्स में करना है। दोबारा से जब देख रहे हो फिर उसको खत्म करना है। अब ये टाइम ऐसा होगा कि लगभग आपके पास 20 मिनट बची होंगी। जब आपने देख लिया 15 से 20 मिनट आप लोगों के पास बची होंगी। अब एक बार जीके पे फिर से जाओ और ये देखो कि अब क्या तुक्का इसमें लग सकता है। अब तुक्के लगाने हैं। अब जो लास्ट में है ना, ये है तुक्के वाला टाइम तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है कि यार इसमें जो हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यही तो बात है ना। तो उसमें लगा दिया, फिर से लगा दिया, जो भी है समझ में आ रहा है उसको लगा दो। अब उसके बाद आप हिंदी को लो। हर क्वेश्चन इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो जीके का हो चाहे वो हिंदी का हो। और एक और कोशिश आप लोगों को करनी है कि हिंदी और रीजनिंग, इसमें तो मार्क्स कटे ही ना, क्योंकि अगर इसमें भी मार्क्स कट रहे हैं ना तो भाई आप बहुत पीछे हो कंपटीशन से, बहुत पीछे हो। जीके और हिंदी में तो तुम्हारे मार्क्स किसी भी कीमत पे कटने नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में? अब बिल्कुल जब लास्ट तुम्हारा एंड आ रहा हो ना, बिल्कुल जब लास्ट तुम्हारा एंड आ रहा हो, उस टाइम पे आप लोगों को मारने हैं तुक्के। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, 160 के 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सबसे पहली बात तो ये। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे होंगे जो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने मैथ का कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, या मेरे टीचर ने कराया नहीं। उसमें जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो तुम्हें अपने हिसाब से लग रहा है, टिक मार के आगे बढ़ो। ये हो गया तुम्हारा मॉक टेस्ट कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना कैसे है। ये आपका ये हो गया मॉक टेस्ट देना कैसे है। अब मॉक टेस्ट का देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए सबसे पहले अब आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए जो आपकी रफ कॉपी नहीं होगी। आपके पास कॉपी होनी चाहिए जो आपकी रफ कॉपी नहीं होगी। मैंने सेकंड टाइम बोला है, रफ कॉपी आपकी दूसरी होगी। ये आपकी ऐसे पतली सी कॉपी खरीद लो, कोई डायरी खरीद लो, कॉपी खरीद लो, 10 रुपए की कॉपी खरीदो, उसके ऊपर लिखो मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 लिखा। मॉक टेस्ट नंबर 1 में सपोज करो आज के मॉक टेस्ट में तुम्हारे 280 नंबर आते हैं। सपोज 280 नंबर तुम्हारे हैं, 280 बटे में 400 ऐसे करके लिख दो। पहला मॉक टेस्ट मैंने दिया, मेरे पहले मॉक टेस्ट में गया है। अब सबसे पहले उठाओ मैथ्स को कि मेरे मैथ्स में कहाँ मार्क्स कटे। एवरेज में मार्क्स कट गए, मेरे परसेंटेज में मार्क्स कट गए, यार ये वाला तो मैं कर सकता था पर पता नहीं सिली मिस्टेक होगी, इसमें मार्क्स कट गए। ये सारे के सारे लिख लो विद टाइप। अगर आपने रिवीजन कर रखी है, आप रिपीटर है, तो आपको ही पता होगा कि हाँ ये वाला टाइप इस वाली जगह से, जैसे इलेक्शन वाला टाइप होता है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन वाले जो टाइप्स है उसको आप लोगों को पता होगा कि हाँ ये वाला टाइप है। अगर आपने बढ़िया तरीके से रिवीजन करी होगी उसको आप साथ साथ लिखते जाएंगे कि मैथ्स में मेरे ये टॉपिक है, रीजनिंग में मेरे ये टॉपिक्स हैं, हिंदी में मेरे ये टॉपिक है कि मैं अलंकार में गड़बड़ कर रहा हूं, मैं संधि में गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे पर्यायवाची सही से याद नहीं है, या मैं समानार्थी वाले कोई क्वेश्चन गलत कर गया, या साहित्य वाला कोई क्वेश्चन गलत कर दिया। आप लोग उसको प्रॉपरली लिखोगे। इसी तरीके से जीके का, इसी तरीके से आपको क्या नाम है हिंदी का, सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से लिख देनी है। अब एक और चीज का, मैं जो गोल्डन टिप जो तुम्हें दूं, कभी भी जब तुम मॉक टेस्ट स्टार्ट करो ना, कभी भी जब मॉक टेस्ट स्टार्ट करो तो एक है, मेरे कहने से मेरी बात मान लेना, जब भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो एक तो 25 तक के टेबल एक बार लिख लो फ्लो में, मेरे कहने से। उसके बाद स्क्वायर कम से कम 35 तक, क्यूब कम से कम 25 तक, ये एक बार रिवाइज करके चलना। और ए से लेके जेड तक के नंबर, जैसे मान लो एस 19 पे आता है मैंने लिख दिया, ठीक है, जेड 26 पे आता है मैंने लिख दिया, इसका ऑपोजिट नंबर रिफ्लेक्शन वाले नंबर्स जो होते हैं इनको एक बार लिख लो, मेरे ज्ञान से लिख लो। ठीक है, ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देगी मॉक टेस्ट जब तुम दे रहे होंगे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट से पहले वाली बात थी, ये मैंने अब डाल दी। अब जब तुमने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया तो कुछ टॉपिक्स तुम्हारे बने होंगे, लगभग तुम्हारे पास मुझे लग रहा है 7 से 8 टॉपिक होंगे। अगर किसी बच्चे के 280 नंबर आ रहे हैं, अगर मैं 280 वाले एवरेज बच्चे को मान के चलूं तो इसका मतलब उसके पास 7-8 टॉपिक आ रहे होंगे जो मैथ के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे, और साथ ही साथ आपके जीके जीएस के भी होंगे। भाई मैंने पॉलिटी में ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, ये वाला पोर्शन मैंने पढ़ा हुआ था तब भी गलत कर दिया। अब अगला मॉक टेस्ट तब तक नहीं देना जब तक ये सारे टॉपिक जो तुमने अभी लिखे हैं अपनी कॉपी में मॉक टेस्ट नंबर 1 में, इनको क्लियर ना कर दो। कोई फायदा नहीं है अगर तुम इनको क्लियर करे बिना अगला मॉक टेस्ट दे रहे हो तो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। ये मान के चलो तुम लोग कि बिल्कुल भी 0% फायदा है अगर इन टॉपिक्स को क्लियर किए बिना आपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिया। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब दोगे उसमें भी ऐसे ही करके लिखो, तब तुम्हारे नंबर इंक्रीज होंगे, अगर अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। तुम ये मॉक टेस्ट दोगे, RWA फिर दूसरा मॉक टेस्ट आ रहा है, उस पर कोई दूसरा मॉक टेस्ट आ रहा है, सब वेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, बच्चे ही पूछ रहे हैं मैं RWA पे टेस्ट दूं या उस पर, आपने किसी पे भी टेस्ट दे रहे हो,
कहीं पे भी टेस्ट दे रहे हो, XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, या आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन दे रहे हैं, अभी उसकी बात करूंगी मैं। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही टिके नहीं रहना, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई करना है। ठीक है, कि इस वाले पे टेस्ट दिया था, इस वाले पे मेरे इतने नंबर आए थे, और टेस्ट देने का मतलब ये है कि मैं रिवाइज करूंगा। टेस्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि मैं रिवीजन और थोड़ा अच्छे तरीके से करूं। टेस्ट इसलिए नहीं दिया जाता कि यही मेरा टेस्ट है और इसी से ही मैं दरोगा बनूंगा, नहीं। टेस्ट रिवीजन के लिए दिया जाता है, और रिवीजन आप तब करोगे जब आपने जो मॉक टेस्ट नंबर 1 में जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, वो आपके बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। अगर जैसे मान लो आज वीरवार है, तो नेक्स्ट डे अगले हफ्ते वीरवार को मैं टेस्ट दूंगा, पर पहले मैं इन सारे टॉपिक्स को खत्म कर लूंगा। ये आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद मैं ऑफलाइन टेस्ट दूं कि ऑनलाइन टेस्ट दूं, भाई मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा, आप लोग ऑफलाइन टेस्ट दो जितना ज्यादा हो सके, जिस भी पब्लिकेशन से तुम पढ़ना चाहो। मैं एक पर्टिकुलरली कुछ नाम नहीं बता रही, इसी से ही करो कि इसी से करो, जिस भी पब्लिकेशन से तुम लोग पढ़ना चाहो उसी से करो, पर कोशिश करो कि ऑफलाइन टेस्ट दो, क्योंकि जब तुम ऑफलाइन दोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गोले भरने में भी आधा से ज्यादा टाइम जा रहा है। 15-20 मिनट तो मेरे गोले भरने में निकल गई, और गोले भरने में बहुत दिमाग भी चाहिए, फोकस भी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गोला ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ है। फिर मतलब पूरा ही मलिया मीट हो जाएगा। चाहे आपके नॉर्मल टेस्ट में जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसमें 340 प्लस मार्क्स बन रहे हो, पर अगर आपने एक भी गोला ऊपर नीचे कर दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 आपने स्किप किया, 8 भी स्किप कर दिया, और 9वें क्वेश्चन से आपको अब गोले भरने हैं, और आपने 8वें से भरने शुरू कर दिए, तो ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। इसीलिए ये OMR शीट है, ये मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे, ये OMR शीट आप लोग खरीद लेना। कम से कम 20 OMR शीट लेके आओ, प्रिंट करवा लो इनका। 10-10 रुपये 2-2 रुपये में प्रिंट हो जाता है, 10 रुपये में क्या 2 रुपये में प्रिंट हो जाता है। ये 20 ऑनलाइन वो लेके आ जाओ OMR शीट, और गोले भरने की प्रैक्टिस करो। रिनॉल्ड्स का पेन आता है एक मोटे वाला, मोटी निब का, वो वाला पेन ले गया और तुम गोले भरने की प्रैक्टिस करो। अच्छा, मॉक टेस्ट का टाइम क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट मुझे कब देना चाहिए? कोशिश करो, आप लोगों का 2 शिफ्ट में पेपर होगा, ऑफलाइन ही पेपर होगा, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। कोशिश करो कि मैं सुबह के टाइम या तो 10 से 12 के बीच में टाइम वो दूंगा मॉक टेस्ट, या फिर मैं शाम को 4 से 6 के बीच में दूंगा। ऑलमोस्ट इसी टाइम पे आपका होगा। इससे क्या होगा ना, इससे आपका एक रिदम सेट हो जाएगा कि उस समय पे अगर मान लो मुझे खाना खाने के बाद नींद आ रही हो 4 बजे, या फिर मेरा मन ना कर रहा हो, तो मेरा एक रिदम सेट हो जाएगा कि हाँ मैं इसी टाइम पे टेस्ट देता था पहले भी और अब भी। तो मॉक टेस्ट का टाइमिंग तुम्हारा ये होना चाहिए कि 10 से 12 के बीच में दो, या 4 से 6 के बीच में दो, या 3 से 5 के बीच में दे दो। चलो 3 से 5 के बीच में, ऑलमोस्ट इसी टाइम पे तुम्हारा पेपर जो है वो बनेगा। आ रही है बात समझ में? मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों को कवर अप कर दी हैं। फिर भी कोई चीज अगर रह गई हो मुझसे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो। और देखो, एक और चीज है कि हम मॉक टेस्ट जब देते हैं ना, तो हमें बहुत उस टाइम पे ये लगता है कि आज पता नहीं, जब देने बैठते तब उस टाइम पे तो डर सा लगता है, पर धीरे धीरे वो डर जो है ना वो खुलता जाता है। तो डर आपका तभी खुलेगा जब आप लोग मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। अगर आप लोग रिपीटर हैं तो आप लोगों को बढ़िया से मॉक टेस्ट देना है, अच्छे से मॉक टेस्ट देना है, और कोशिश करनी है कि मैं 340 प्लस स्कोर करूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, देखो मैं आपको कभी भी, मैं इतनी सिंगल चीज़ भी गलत नहीं बताती हूँ। मैं ये मेरा मतलब भगवान जानता है कि कभी मैंने गलत चीज़ नहीं बताई होगी, कभी भी। जो चीज़ मैंने खुद से फील करी होगी ना, वही चीज़ें मैंने बताई होंगी। तो आप लोग मेरी बातों को सुन के एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेना। आप लोग 3 से 4 मॉक टेस्ट दोगे ना, आपके मार्क्स 101% इंक्रीज होंगे। इस बात का मेरा दावा है, निश्चित रूप से आप लोगों के इंक्रीज होंगे। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और लड़कियों, तुम तो ये मान के चलो कि लड़कियों में इस बार और भी ज़्यादा कंपटीशन है। और लड़कियां जनरली लड़कियां जो भरती है ना फॉर्म, वो सीरियस ही होती हैं। ठीक है, तो इस बार लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करो। मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा आप चाहे मॉक टेस्ट 10 ही दो। देखो मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मैं अपना पर्सनली तुम्हें एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे कि इसका भी दे दिया उसका भी दे दिया। हाँ, मैंने जितने भी ऑलमोस्ट अब तुम लोग दे रहे हो उसी जगह से मैंने भी मॉक टेस्ट दिए हैं। पर मैं मॉक टेस्ट से ज़्यादा ना मॉक टेस्ट की रिविजन में, मतलब जो मैंने जो ये चीज़ें निकाली, जो मैंने अभी आपको बताया कि चीज़ें ये निकाली कि मुझे मैथ्स में ये करना है, रीजनिंग में ये, मुझे टारगेट मिल जाता था लगभग हफ्ते भर का। जब तक मैं ये चीज़ें कवर नहीं करूंगी ना, तब तक मैं दोबारा मॉक टेस्ट नहीं दूंगी। मैंने पूरे दिन में ना, पूरे दिन में 2-2 बार पॉलिटी रिवाइज करी है, पूरी पॉलिटी रिवाइज करी है। ठीक है, तो ये टाइम आपका तब आएगा जब आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर ली होगी। आप चाहे किसी भी टॉपर की बात सुन रहे हैं, किसी की भी बात सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे बैच के हैं, हमारे से पहले वाले बैच के हैं, CGL में सिलेक्टेड है, कहीं पे भी है, वो सब लोग आपको ये बताएंगे कि रिवीजन इज द की। रिवीजन से ही होगा।
रिवीजन से ही होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पहले दिन ही मैं बैठूं और पहले दिन ही मेरे 320 नंबर आ जाए, तो भाई नहीं आते, किसी के भी नहीं आते। जो भी बैठा हुआ है ना, जो तुझे बता रहा है कि तेरे भाई ने पहला मॉक टेस्ट दिया और पहले मॉक टेस्ट में उसने उखाड़ दिया, नहीं, झूठ बोल रहा है वो, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कतई सफेद झूठ बोल रहा है। उसकी बात मत सुनना। आ रही है बात समझ में? तो अपनी चीजों को गोपनीय रखो, किसी को मत बताओ मैं तैयारी कर रहा हूं, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ना मॉक टेस्ट के बाद बताने की जरूरत है। बस जब मैं तुम्हारे से सिलेक्शन बैच वाले में जब मैं लाइव चैट लूं, उस टाइम पे बता देना कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी किसी को कुछ मत बताओ कि मेरे इतने आ रहे हैं, कि मेरे उतने आ रहे हैं, कि क्या आ रहे हैं। फ्रेशर्स जितने भी बच्चे हैं, अभी आप लोग का अगर 50% सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो आप बस एक मॉक टेस्ट दे के देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। 2021 वाला दे दो, चाहे 2017 वाला तो मत देना, 21 वाला ही दे देना। बस ये देख के देख लो कि पेपर आता किस तरीके से। अदरवाइज भाई कुछ मत करने की जरूरत है तुम्हें। पहले तुम अपना सिलेबस खत्म कर लो। सिलेबस खत्म करने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ना कि मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन होगा। और ये जितने भी मॉक टेस्ट तुम लोग दे रहे हो ना, इसमें 90% जो चीजें हैं ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तर्ज पे ही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हुए हैं, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में, जो अभी राइट नाउ जितने भी जगह पे तुम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लोगों को देखना जरूरी है। मैंने कई बार बताया हुआ है बुक्स के बारे में, आप लोग कहेंगे तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो बुक्स को लेके भी आ जाऊंगी। पर भाई पढ़ना पड़ेगा। 14-15 घंटे 16 घंटे बिल्कुल भूल जाओ तुम लोग, कुछ भी भूल जाओ। दिसंबर में पेपर होना बहुत ज़्यादा संभावित लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। और मेरे ऊपर खुद के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि 75 दिन में मुझे आप लोगों का सिलेबस खत्म करवाना है, जो मोटा मोटा सिलेबस है। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग डबल मेहनत करें, और मुझे पता है आप लोग करेंगे। और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होके जाएंगे, इस चैनल से भी सेलेक्ट होके जाएंगे। और मुझे मालूम है कि तुम लोग चाहे मुझे बाद में क्रेडिट दो या ना दो, पर ये जरूर कहोगे कि हाँ दीदी मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। जय हिंद। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।